नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे फंड की जो एक विशेष थीम पर, एक खास सेक्टर पे फोकस करता है। और वो फंड अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में है क्योंकि नई पॉलिसी अनाउंस की गई है। जहां मैं बात कर रहा हूं लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो आईसीआईसीआई प्रू की तरफ से एक नया फंड शुरू किया गया है जो 6 अक्टूबर से खुल गया है और 20 अक्टूबर तक ये रहेगा। तो इसमें आपके पास निवेश का मौका होगा। इस फंड में क्यों पैसा लगाना चाहिए, इसकी खूबियां क्या है, इसके पीछे क्या थीम रखी गई है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होगी, इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या होगा, इन सब पे हम बातचीत करेंगे और थोड़ा मार्केट आउटलुक भी समझेंगे इनके फंड मैनेजर से। तो जिनसे आज हम बातचीत करेंगे, उन फंड मैनेजर का नाम है हरीश बिहानी। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और बहुत लंबे समय से फंड मैनेज कर रहे हैं। हरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। और हम लोग आपके फंड पे बात करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक जनरल मार्केट आउटलुक आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी उथल पुथल, इतने नंबर्स रोज आते हैं कि कई बार तो लगता है कि इकोनॉमिक नंबर बड़े फ्रीक्वेंसी डेटा के तौर पे सामने आते हैं, तो व्यू बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कठिनाई आप लोगों के सामने भी होगी। थैंक यू नीरज जी। मार्केट एक इंटरेस्टिंग समय पे है अभी। अगर आप देखें तो जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है लेड बाय यूएस फेड, उसके कारण अभी जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं टू कंट्रोल दी ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स, उसी कारण आप देख रहे हैं कि एक थोड़ा दबाव आ रहा है। ओवरऑल थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है ग्लोबल मार्केट्स में, उसके कारण करेंसी इंपैक्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड और उसी कारण इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स हमारे इंडिया में भी और ग्लोबली सभी जगह पे अपने ओवरऑल करेंसी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। सो उस इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में थोड़े से जो चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजंस, उसी कारण आप अभी देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है वर्सेस आइडली जो होनी चाहिए। बट अगर हम अपनी इंडियन कंपनीज को देखें, इंडियन कंपनीज स्पेशली लिस्टेड कंपनीज जो हैं, उनके जो अभी हालात है, ओवरऑल हेल्थ है, वो काफी मजबूत है। बैलेंस शीट सबकी इंप्रूव हो गई है और अगर जैसे ही ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी थोड़ी सबसाइड होती है, वैसे ही आप देखेंगे कि स्लोली एंड स्टेडली अर्निंग्स आती है हमारी कंपनी की। और ओवरऑल अगर आप 3 से 5 साल का होराइजन लें तो आपको लगेगा कि अभी इन्वेस्ट करना, निवेश करना ओवरऑल फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years ये सही समय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हरीश, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि हम लोग कई बार ना दूसरे की समस्या से परेशान हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड करेंसी का हैज हमारे ऊपर, और ऊपर से हमारी भी इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं। और मतलब हम लोग बाहर की प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान है रादर अपनी। हमारा इन्फ्लेशन तो बहुत ही रेंज के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मुश्किल खड़ी हो चूँकि हम लोग बहुत एक्सपोज हैं दुनिया के बाज़ारों से, चाहे वो IT सेक्टर हो या एक्सपोर्ट ग्रोथ हो। तो एक मुश्किल का दौर है। जो हमारी कंपनीज है, भारत की कंपनी, उनकी बैलेंस शीट बड़ी क्लीन है, उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया था। लेकिन क्या इस सिनेरियो में जहां पे दुनिया भर में बड़ी दिक्कतें हैं, हम आउट परफॉर्म कर पाएंगे? तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं 2 पार्ट में लेना चाहूंगा। पहले जो नियर टर्म है, जो नेक्स्ट 6 महीने या साल भर हैं, उसमें क्या होगा कि क्योंकि ग्लोबल लिंकेजेस है, इंटरेस्ट रेट, करेंसी मार्केट्स एक्सेट्रा, जो हमने बात की इनिशियली, उसके कारण कहीं ना कहीं ये जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण कुछ स्लो डाउन आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन कंपनीज में भी हो सकता है जो एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज हैं जो फायदा भी कर सकती है ओवर द मीडियम टर्म। बट अगर आप ये टाइम होराइजन को आप 3 से 5 साल लें और उसको आप देखें कि हमारी कंपनीज जो अभी मजबूती से काफी मजबूत है, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है हमारी कंपनीज में, जो उन्होंने जो क्लीन अप किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है पीपल प्रोसेस में ओवर द लास्ट 5 से 6 साल, उससे आप देखेंगे कि और ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी सबसाइड होगी तो स्लोली एंड स्टेडली आपको ये इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो नियर टर्म वॉलेटिलिटी है जिसके कारण इम्पैक्ट रह सकता है, एक्सपोर्ट में भी इम्पैक्ट रह सकता है। बट अगर आप थोड़ा अपने होराइजन को थोड़ा लॉन्गर करें तो आप देखेंगे कि इंडियन कंपनी मार्केट शेयर गेन करेगी बोथ लोकली एंड ग्लोबली। थोड़ा सवाल और फिर हम आपके फंड पे आते हैं। ये जो हमारे यहाँ सिलसिला शुरू हुआ इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, मार्केट ये पसंद नहीं करता। उसको या तो स्टेबिलिटी चाहिए या एक क्लियर व्यू चाहिए कहाँ पे खत्म होगा। तो कैलेंडर ईयर 2022 में दिसंबर तक हम ये माने कि RBI रुक जाएगा या फिर फेड बढ़ाता रहेगा और हम उसको फॉलो करते रहेंगे?
ये जो सवाल है इसको मैं दो पार्ट में लेना चाहूंगा। जैसे हमने अभी बात की कि फेड जो कर रहा है, अभी लग रहा है कि फेड विल कंटिन्यू, जो हाइक रेट्स हैं, रेट हाइक साइकिल है, वो कंटिन्यू रहेंगे एटलीस्ट 6 महीने तक। उसमें जो इम्पैक्ट है करेंसी मार्केट में और जो इम्पैक्ट है हमारे लोकल लिक्विडिटी सिनेरियो में, उसके कारण ओवरऑल इंटरेस्ट रेट हाइक होते रहेगा हमारी कंट्री में भी। बट अगर आप फिर से वो जो आप फोकस करें कि जो जो भी चेंजेस हुए हैं हमारे कंट्री में लास्ट 5 से 6 साल में, जो भी चेंजेस हुए हैं, बिकॉज जो भी डिस्ट्रप्शन आए थे उससे उभर के हमारी कंपनी आ रही है, तो फाइनली क्या होगा कि हमारे कंज्यूमर्स, हमारी कंपनी काफी स्ट्रांग है, मजबूत है इस समय, स्लोली एंड स्टेडली उभर के आ रही है। एंड उसी सिनेरियो में आप देखेंगे कि हमारे ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। ये जो फोकस है बहुत ज्यादा नियर टर्म में जो फोकस रहता है कुछ निवेशकों का, उसके कारण ये जो इम्पैक्ट जो भी आ सकता है वो एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि इंडिया जो एक $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन जाएगी ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 years। तो उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करें, किस कंपनी में हम पार्टिसिपेट करें, किस सेक्टर में हम पार्टिसिपेट करें, और हम अपने टाइम होराइजन को लॉन्गर करें। अगर ये फोकस हमारा रहेगा तो ये जो नियर टर्म के जो नॉइज है, नियर टर्म इंटरेस्ट रेट हाइक है, नियर टर्म ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, उससे हम बेनिफिट करेंगे रादर देन हम उससे काफी वरी करेंगे वो सब इश्यूज से। परफेक्ट। तो ये मार्केट व्यू है हरीश का, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने रखा। अब हम लोग वापस आते हैं अपने उस फंड की तरफ जिसका नाम है ICICI प्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। ये एक थीम है और इस थीम को आप फंड के जरिए प्ले करना चाहते हैं, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जिनको ये थीम अच्छी लगती है, वो इसमें आएंगे। अब मुझे बताइए कि ये इस थीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ये थीम में हम कंपनीज, ऑटो OEM कंपनीज जैसे मारुति, महिंद्रा, टाटा, ये रह सकते हैं इस थीम में। ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो कि सपोर्ट करते हैं ये बड़े ऑटो OEMs को, वो काफी अच्छी कंपनीज है इस सेगमेंट में, और बहुत सारी कंपनीज है इस सेगमेंट में जो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो रह सकते हैं। बाकी हम लॉजिस्टिक कंपनी जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, वो हम ले सकते हैं। एंड अगेन ये वाइड गैम्यू ऑफ कंपनीज हैं। सो ओवरऑल यूनिवर्स जो हमने देखा है, और इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑलमोस्ट 100 कंपनीज के हैं जो, और ये कंपनीज की खूबियां ये हैं कि ये कंपनीज अच्छे गवर्नेंस कंपनीज हैं इन मोस्ट केसेस ऑन एवरेज। ये कंपनीज गुड कैश फ्लो जनरेशन रहता है अक्रॉस साइकिल्स। ये टिपिकली इनका रिटर्न ऑन कैपिटल स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूव होता है ओवर साइकिल। एंड अगर आप ये फोकस करें कि अभी क्या चेंज हो रहा है, अभी क्या हुआ है इंडिया में लास्ट 5 से 6 साल में, 5 बड़े डिस्ट्रप्शन हुए हैं। हम स्टार्ट किए थे GST से, बड़ा डिस्ट्रप्शन था, फिर IL&FS क्राइसिस आया जिससे फाइनेंसिंग इश्यूज हुए, फिर आपको डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद कोविड क्राइसिस एंड देन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। उसको हम देखें कि इस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए। इस सेक्टर में काफी चेंजेस हुए, रेगुलेटरी चेंजेस स्पेसिफिकली। आप फर्स्ट देखिए BS4 to BS6 चेंजेस हुए, देन कुछ सेफ्टी नॉर्म चेंजेस हुए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक्सल लोड नॉर्म। ये कंबाइन करें कि कुछ बहुत सारे मैक्रो चेंजेस हुए थे इस सेक्टर में, और बहुत सारी माइक्रो चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं इस सेक्टर में। तो उसके कारण ये क्या हुआ है कि लास्ट अगर आप देखिए 10 साल के वॉल्यूम ग्रोथ अगर पैसेंजर व्हीकल में या टू व्हीलर्स में, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश ग्रोथ है, कुछ ग्रोथ ही नहीं आया है। क्योंकि ये सेक्टर जब भी कुछ ग्रोथ आने की ट्राई कर रहा था, तभी आप देख रहे थे कि कुछ बड़ा डिसरप्शन आ जा रहा था। उस डिसरप्शन के कारण आइदर इनकम इम्पैक्ट हो रहा था इन द इनिशियल पार्ट, इनकम ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और एट द लेटर पीरियड जब इनकम थोड़ा स्टेबलाइज हुआ और डिमांड आना चालू हुआ, तब सप्लाई शॉर्टेजेस आने लगे। आप सुने होंगे सेमीकंडक्टर इश्यूज में जो शॉर्टेजेस थे। अभी ये क्या हो रहा है कि अभी जो ये इश्यूज थे, मैक्रो इश्यूज थे, जो डिस्ट्रप्शन थे, वो स्टेबलाइज हो गए, यहाँ से स्टडी इंप्रूवमेंट आ रहा है। जो माइक्रो इश्यूज थे सेक्टर में, वो भी स्टेबलाइज हो गए, रेगुलेटरी चेंजेस अभी बड़े हम यहाँ से देख नहीं रहे हैं, और जो सप्लाई शॉर्टेजेस थे वो भी स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो अब आप ये देख सकेंगे कुछ साल में कि वॉल्यूम ग्रोथ स्लोली एंड स्टेडली जो फ्लैटिश रहा है वो स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूव होगा, और जो मार्जिन प्रेशर था इस कंपनी में बिकॉज ऑफ ऑल दी वेरियस मैक्रो एंड माइक्रो रीजन, वो भी यहाँ से इंप्रूव हो सकता है स्लोली एंड स्टेडली। तो ये ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years अगर कोई लंबा कॉल ले इस सेक्टर में, तो ये लग रहा है हमको कि अर्निंग्स एंड कैश फ्लो ग्रोथ अच्छा हो सकता है। और फाइनली मार्केट
इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग एंड कैश फ्लो। मार्केट देखता है कि अर्निंग्स एंड कैश फ्लो कैसी आ रही है कोई भी कंपनी की, और वो कॉल लेता है। तो इसी कारण हमने ये सोचा कि ये अच्छी थीम है, और हमने ये एनएफओ लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। जी हरीश, इस थीम में जो आपका थॉट प्रोसेस है वो वेल्थ चॉक्ड आउट है। इसमें एक चीज़ हमें और समझाइए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसमें से एक का नाम गति शक्ति योजना है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वो रख रहे हैं जिसके थ्रू एक बड़ा उन्होंने प्लान रखा है कि इससे कॉस्ट कम होगी और सिंक्रोनाइज होगा। अभी हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चाहे गुड्स का हो या पैसेंजर को, बहुत ही स्कैटर्ड वे में है, तो समझ में नहीं आता कैसे इसको सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट का प्लान रखा गया है कि कॉस्ट रिड्यूस हो और ज़्यादा एफिशिएंटली हो, ये इसके बीच में आप इस थीम को ढूंढ रहे हैं क्या? इसमें बहुत सारी थीम है, बहुत सारे कंपनीज हैं। आप ये ओवरऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। आप जो 5 साल 7 साल से जो चेंजेस देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ज्यादा फॉर्मलाइज हो जाए, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। और उसी के लिए जो भी आपने चेंजेस देखे हैं, जो जीएसटी वाज द बड़े जो चेंज में जीएसटी एक बड़ा चेंज था, जिससे जो स्टेट्स में टैक्स आर्बिट्राज होते थे, एक स्टेट से आप दूसरे गुड्स में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कुछ गुड्स बेचते थे तो टैक्स आर्बिट्राज था, वो सब चला गया है। अभी बड़े वेयर हाउसेज आ रहे हैं, पहले छोटे वेयर हाउसेस होते थे। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम स्लोली एंड स्टेडली अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करेंगे, हम और ऑर्गेनाइज बनाएंगे, जिससे जो टैक्स लीकेजेस है अक्रॉस द सिस्टम वो कम होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ओवरऑल ट्राई करें कि एफिशिएंसी, हर पार्ट में एफिशिएंसी लेके आए। और उसके लिए जो ये गति शक्ति पॉलिसी आपने जो बात की, या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो अभी रिसेंटली आया है, उससे क्या होगा कि फाइनली जो एक पोर्ट से कोई सामान जा रहा है, से मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो ये जो पूरा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जो सामान जा रहा है वो कैसे जा रहा है, कहाँ पे इनएफिशिएंसी है, वो इनएफिशिएंसी को कैसे सॉल्व करें, वो पूरा चॉकआउट करें। उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट को मेजर्स लेनी पड़ेगी वो ट्राई कर रहे हैं वो लेने का। और फाइनली ये एम है कि हमारी जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो अभी भी डबल डिजिट्स में है। उसको हम कैसे डेवलप कंट्रीज के करीब लेके आए जो कि सिंगल डिजिट में है। उससे फाइनली हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारे सिस्टम में, हम मार्केट शेयर गेन करेंगे बोथ लोकली एंड ग्लोबली, कंपनीज के वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होंगे। सो ये बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का अभी। एंड इसमें आपने जो पूछा कि कंपनीज जो है, उसमें आप देखेंगे फॉर्मल कंपनी जब जैसे कोई सेक्टर फॉर्मलाइज होता है ओवरऑल, या पूरी कंट्री फॉर्मलाइज होती है, वैसे वैसे फॉर्मल प्लेयर्स जो होते हैं कंट्री में वो मार्केट शेयर गेन करते हैं। ये क्यों गेन करते हैं? बिकॉज ऐसे फॉर्मल कंपनी जब गेन कर रही है तो वो फॉर्मल प्लेयर्स के साथ ही, लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ ही काम करना चाहेगी, चाहे वो रेल ऑपरेटर हो या पोर्ट ऑपरेटर हो या रोड लॉजिस्टिक जिसमें काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो हो, या आप वेयर हाउसिंग देख लें। तो ये एक स्ट्रक्चरल थीम है जो 5 से 10 साल तक ये जो गेन्स है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वो चलते रहेगा, लेड बाय ऑल द स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आई। हरीश, चूंकि ये थीम जो है डायरेक्टली पॉजिटिवली ग्रोथ से कनेक्टेड है और बहुत बड़ी थीम है ये, इसमें केवल ऑटो कंपनीज नहीं है, बहुत सारी और कंपनीज भी होंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ की पूरी थीम हमारी इस समय बननी है, फिर से हम लोग उस सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं जो हमने शुरू में पूछा था कि हमको अपनी ग्रोथ पे बार बार क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखता है फॉरेन एजेंसीज की ओर से। तो क्या ये टाइमिंग सही है जहाँ पे ग्रोथ में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है और हम ग्रोथ से कनेक्टेड थीम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? करेक्ट। सो जैसे हमने बात की कि जो 10 साल में कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है पैसेंजर व्हीकल्स में या टू व्हीलर्स में, इसके जो मैक्रो रीजंस थे वो हमने इलैबोरेट किए। 5 बड़े डिस्ट्रक्शंस हुए। माइक्रो रीजंस हमने इलैबोरेट किए कि बड़े रेगुलेटरी चेंजेस आए। अभी जो स्लोली, फिर इनकम इम्पैक्ट हुआ एक लार्ज सेक्शन ऑफ कंज्यूमर का। इंडिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया के जो टॉप 25-30% ऑफ पॉपुलेशन है वो अच्छा कर रहे हैं, अभी वो उनके जो कंजम्पशन है वो ग्रो कर रहे हैं। बियॉन्ड दैट 30% जो 40% है, जो मिडिल 40% है, उनका जो इम्पैक्ट हुआ था इनकम बिकॉज ऑफ ऑल द चेंजेस जो डिस्ट्रप्शंस हुए थे, वो इनकम जो इम्पैक्ट हुआ था अभी वो स्टेबलाइज हो गए, वो स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूवमेंट हो रहा है। वो अभी भी प्री कोविड से पहले नहीं गया है बट वो यहाँ से इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं हमको।
तो आप अगर आप ये देखें कि 70% ऑफ पॉपुलेशन जहां पे इनकम अच्छी है, इंप्रूवमेंट हुआ है, लास्ट इवन कोविड के बाद भी इंप्रूवमेंट हुआ है, 40% जहां पे इम्पैक्ट था वहां पे स्टेबलाइज हो गया है, तो डिमांड जरूर आएगी, ये स्लो एंड स्टेडी आएगी। हमारा जो पर कैपिटा है, हमारी कंट्री जो $3.5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन का पड़ाव लेगी 12 से 15 साल में, उसमें हमारा पर कैपिटा है वो इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे जैसे पर कैपिटा इम्प्रूवमेंट होता है कोई भी कंट्री में, तो आप देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इंप्रूव होता है। एंड फाइनली वहां से जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है उसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, लॉजिस्टिक चैनल ये सबको हेल्प करेगा। तो ये स्लो एंड स्टडी जो वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूवमेंट आएगा। सेकंड बड़ा थीम इसमें है कि गाड़ी जो हम ले रहे हैं अभी या टू व्हीलर ले रहे हैं, हम प्रीमियमाइज कर रहे हैं, हम हर जगह पे प्रीमियमाइज कर रहे हैं, फीचर्स प्रीमियमाइज हो रहे हैं। या एसयूवीज जो हम 5 साल पहले एसयूवी प्रपोर्शन जो 25% ऑफ टोटल सेल्स था पैसेंजर व्हीकल में, वो अभी 45% हो गया है। तो हम प्रीमियमाइजेशन भी एक बड़ी स्टोरी है। तो आपको क्या होगा, एक ग्रेजुअल वॉल्यूम इंप्रूवमेंट स्टोरी है, एक वैल्यू इंप्रूवमेंट बिकॉज प्रीमियमाइजेशन हो रहा है अक्रॉस द चैनल। एंड थर्ड, जो ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस जो ज्यादा थे, जो ऊपर चले गए थे, वो जो करेक्ट हुए हैं उसका ही बेनिफिट कंपनीज को आएगा, उससे अर्निंग ग्रोथ बेटर हो सकती है। तो इस कारण अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये थीम लाइकली है कि ये सही रहेगी। बाकी तो समय ही बताएगा कि ओवरऑल रिटर्न्स क्या रहेगा ओवर द लॉन्गर टर्म। बट हम सोचते हैं कि अगर कोई 3 से 5 साल का होराइजन ले तो ओवरऑल ये थीम अभी आप देख सकते हैं। यस, 3 से 5 साल 10 साल का अगर आप व्यू बनाते हैं तो ये थीम वेल प्ले आउट हो सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी भी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा और प्रीमियमाइजेशन होगा उसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हरीश, लौट के आते हैं तो थोड़ा इसकी और डिटेलिंग में जाएंगे, क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा है। सिर्फ ऑटो है या इसके अलावा भी सेक्टर्स पे आपकी नज़र है? छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम एक नए फंड की बात कर रहे हैं जो थीम पे है और खुला हुआ है, जिसमें आप इस समय सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और बातचीत करें फंड मैनेजर हरीश बिहानी से। हरीश, हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की थीम की, इकोनॉमी की, ग्रोथ की और प्रोस्पेक्ट की। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो बात की वो बहुत कुछ इर्द गिर्द थी ऑटो सेक्टर या ऑटो एंसिलरीज, टू व्हीलर फोर व्हीलर या उनके एंसिलरीज की, लेकिन सेक्टर का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है। क्या इसमें एविएशन, क्या इसमें वेयर हाउसिंग, क्या इसमें शिपिंग, क्या इसमें पोर्ट्स, ये सब भी शामिल है? जी, तो इसमें जो है जो लॉजिस्टिक्स पार्ट है, इसमें आपने जो से राइटली पॉइंट आउट किया कि इसमें रेल ऑपरेटर्स हैं, इसमें पोर्ट कंपनीज हैं, इसमें रेल रोड कंपनीज हैं, इसमें शिपिंग ऑपरेटर्स आ जाएंगे, इसमें ई कॉमर्स के जो नए युग के जो प्लेयर्स अभी जो लिस्ट हुए हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। इवन फूड डिलीवरी जो कि एक लॉजिस्टिक्स पार्ट है, वो भी एक पोटेंशियल आइडिया है जो इस सेक्टर, इस पर्टिकुलर थीम में बैठता है। तो ये जो ओवरऑल थीम है इसका काफी बड़ा ओवरऑल यूनिवर्स है जो हम देख रहे हैं, और काफी आइडियाज हैं जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हरीश, लेकिन बाकी सेक्टर्स की कंपनियां कम हैं, जैसे एविएशन में बहुत कम और वेयर हाउसिंग में बहुत कम। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सिर्फ ऑटो और ऑटो एंसिलरी की थीम बन के रह जाएगी? तो अगर आप अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, आप देखेंगे नियर टर्म में ऑटो एंसिलरी का प्रोपोर्शन ज्यादा हो सकता है, बिकॉज इसमें जो कंपनीज हैं अभी, जो कंपनीज हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें टेलमेंट्स है, जिसमें मार्केट शेयर गेन स्टोरी है, जिसमें ओवरऑल प्रीमियमाइजेशन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एक्सपोर्ट गेन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी है, वो कहीं कहीं ऑटो या ऑटो एंसिलरी थीम में ज्यादा आती है। बट अगर आप ये 5 साल का होराइजन लें तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेट कर रही हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लिस्ट होने के लिए, जिनसे हम मिलते रहते हैं, अभी लिस्टेड नहीं है। तो ये जो जो ओवरऑल थीम है और ओवरऑल यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होते जाएगा ओवर टाइम। हरीश, इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होगा? ब्लेंड होगा टॉप डाउन या बॉटम अप का, कैसे होगा? उसमें हम क्या करते हैं कि हम ये व्यू लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि कोई भी सेक्टर में अभी जो चेंजेस आ रहे हैं वो अभी सिक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है। वो जो अगर वो सिक्लिकल है तो वो कितने साल के लिए सिक्लिकल है, ये 2-3 साल के लिए सिक्लिकल है या 6 महीने साल भर के लिए सिक्लिकल है। उसमें भी अलग अलग सेक्टर हैं जिसमें बहुत सिक्लिकलिटी ज्यादा होती है। इस सेक्टर में हम सिक्लिकल बॉटम में है, यहाँ से एटलीस्ट वॉल्यूम ग्रोथ मार्जिन में हम इंप्रूवमेंट देखेंगे यहाँ से, तो हम देखेंगे टॉप डाउन ठीक लग रहा है।
फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे बॉटम अप आइडियाज जो जिसमें हम देखेंगे कंपनीज किस में मार्केट शेयर गेन है, किस में नए मॉडल साइकिल सही है जिससे वो कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर सकती है, कौन सी कंपनीज है जो राइट साइड ऑफ डिस्ट्रप्शन में है, बिकॉज इस सेक्टर में आप डिस्ट्रप्शन भी देखेंगे तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और हमने ऑलरेडी किया है हमारे वेरियस टीम्स में ओवर द लास्ट 2 to 3 years। कंपनी जो डिस्ट्रप्ट हो जाएंगे इन द ऑटो एंसिलरी थीम, इवन लॉजिस्टिक थीम, और कंपनी जो राइट साइड ऑफ डिस्ट्रप्शन में जो मार्केट शेयर गेन करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपनी जो प्रीमियमाइजेशन ज्यादा हो रहा है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑटो एंसिलरी प्लेयर जिसमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ के आ रही है, चाइना +1 या यूरोप +1 या लोकलाइजेशन अपॉर्चुनिटी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसी काफी निश कंपनीज हैं इंडिया में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, काफी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक्साइटेड है ये पूरे अपॉर्चुनिटी से, और फाइनली कैश फ्लो, रिटर्न ऑन कैपिटल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी इन्वेस्टिंग करें, और लॉन्जिविटी, ये तीनों चारों जो फैक्टर्स है वो बैठ रहे हैं इस पर्टिकुलर थीम में। हरीश, एक छोटा जवाब चाहिए। आपने भी डिसरप्शन की बात की, चूंकि ऑटो सेक्टर में मैसिव डिसरप्शन होने वाला है। अगले 4-5 साल में आपको बहुत बार अपने पोर्टफोलियो को चर्न करना पड़ेगा। या इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से रखूं कि ईवी प्ले अगर किसी को करना है तो ये फंड उसके लिए बेटर है? तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देखें तो आप देखेंगे कि टू व्हीलर्स में जो ओवरऑल चेंजेस हुए हैं, टू व्हीलर्स में जो नंबर ऑफ नए प्लेयर्स हैं वो ज्यादा है वर्सेस 4 व्हीलर्स। बट हमारे जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट प्लेयर्स हैं जो टू व्हीलर्स में हैं वो भी सही मॉडल लेके आ रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कि वो मेंटेन करें और इवन गेन करें मार्केट शेयर। तो बहुत अर्ली स्टोरी है ये, अभी ये जो ओवरऑल स्टोरी को टाइम लगेगा प्ले आउट होने में। 4 व्हीलर अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट प्लेयर्स जो हैं, वेदर टाटा, महिंद्रा, मारुति कुछ साल बाद, ये इनकी मॉडल साइकिल जो अभी है या आने वाली है काफी स्ट्रांग है, पाइपलाइन है, या एग्जिस्टिंग जो उन्होंने लॉन्च किए काफी स्ट्रांग मॉडल्स हैं। तो काफी ये स्ट्रांगली पोजिशन्ड है टू इंश्योर कि ये मार्केट शेयर अपना एटलीस्ट रिटेन करें, गेन नहीं करें। तो ये जो आप जो बोल रहे हैं कि हमको चर्न करना पड़ेगा, हम पहले ही आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे कि ये कोई कंपनी है जिसने मेहनत की है लास्ट 2-3 साल में टू इंश्योर कि जो डिस्ट्रप्शन आने वाला है उसमें वो राइट साइड में रहे, वो पार्टिसिपेट करे, ना कि वो डिस्टर्ब हो जाए। एंड ग्रेजुअली हम ये सतर्क भी रहेंगे, हम देखते रहेंगे कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां हमने सोचा था कि वो डिस्टर्ब नहीं हो बट वो काफी चेंजेस के कारण डिस्टर्ब हो जाए, तो हम अपने पोर्टफोलियो को चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। परफेक्ट। तो हरीश ने बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से और अच्छे से समझाया कि आपको इस ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड जो आईसीआईसीआई प्रू की तरफ से आया है, 20 अक्टूबर तक खुला हुआ है, इसमें क्यों आपको पैसे लगाने चाहिए, क्यों निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक नई थीम है और एक नया थीमेटिक फंड है जिसमें आपको बेटर रिटर्न्स हो सकते हैं। और ये ग्रोइंग स्टोरी है जैसे कि हरीश अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, और इसमें अगले 4-5 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है, और उसको अगर आप एक जगह एक बास्केट में कैप्चर करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए हो सकता है। आप पढ़ाई भी करिए, इस शो को देखने के बाद भी और इसमें स्टडी करिए, और आप चाहें तो इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस फंड को डिटेल में हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू।